जून की तपती दोपहरी अचानक ठंडी हवाओं में बदल चुकी थी। आसमान में काले घने बादलों ने डेरा डाल दिया था। गांव के कोने में बने एक बड़े मकान में रहने वाले दो भाइयों के रिश्ते में भी आज एक बड़ा तूफान आने वाला था। बहुत हो गया माधव, अब रोज रोज का ये तमाशा मुझसे नहीं झेला जाता। दुकान की कमाई अठन्नी नहीं है और तुम्हारे परिवार के खर्चे रुपयों के भाव बढ़ रहे हैं। लेकिन भैया, मैं भी तो सुबह 4 बजे से उठकर आपके साथ मंडी जाता हूँ। रात तक दुकान का एक एक हिसाब संभालता हूँ। मैंने कभी अपनी मेहनत में कोई कमी रखी क्या? अरे रहने दो माधव, तुम्हारी मेहनत से हमारे घर के बर्तन नहीं भर रहे हैं। तुम्हारी बीवी और तुम्हारी ये लड़की मीना दिन भर घर में बैठकर बस आराम फरमाती हैं। मेरी टीना के कपड़ों और पढ़ाई के खर्चे बढ़ गए हैं। हम दूसरों का बोझ क्यों उठाएं? भाभी, मीना अभी सिर्फ 8 साल की बच्ची है और राधा तो पूरे घर का काम अकेले संभालती है। आप ऐसा मत कहिए। जबान मत नला माधव, मेरा फैसला आखिरी है। इस घर की ईंट ईंट मेरी कमाई से खड़ी हुई है। राशन की दुकान पर पूरा हक मेरा है। तुम आज और इसी वक्त अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर मेरे घर से दफा हो जाओ। रोइए मत जी। जिनके दिलों में अपनों के लिए सिर्फ पैसों का लालच भरा हो, उनके सामने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं। स्वाभिमान से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। तेज आंधी के बीच माधव अपनी पत्नी राधा और बिलखती हुई बेटी मीना को लेकर गांव की गलियों में निकल पड़ा। कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तीनों एक पुराने पेड़ के नीचे छिपने की कोशिश करने लगे। माफ कर दो राधा, मैं तुम दोनों को एक सुरक्षित छत भी नहीं दे सका। अपने ही भाई ने आज रास्ते पर ला खड़ा किया। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हमें हिम्मत हारने के बजाय इस तूफानी रात से बचने का रास्ता ढूंढना होगा। मीना ठंड से कांप रही है। अरे माधव बेटा, तुम लोग इस भयानक रात में, इस मूसलाधार बारिश में यहाँ पेड़ के नीचे क्या कर रहे हो? मीना पूरी भीग चुकी है। काका, भैया और भाभी ने हमें घर से निकाल दिया। दुकान से भी मेरा हक छीन लिया। इस गांव में अब हमारा कोई ठिकाना नहीं है। रमेश ने बहुत बड़ा पाप किया है। सुनो माधव, इस वक्त तुम सीधे गांव के मुखिया दीनानाथ जी के पास जाओ। उनके पास बहुत जमीनें और मकान हैं। शायद वो तुम्हें कोई सिर छुपाने की जगह और काम दे दें। जी काका, मैं अभी जाता हूँ। राधा, तुम मीना को लेकर यहीं काका के ओट में रुको। मैं मुखिया जी से मिलकर आता हूँ। माधव भीगता हुआ मुखिया दीनानाथ की आलीशान हवेली के बरामदे में पहुंचता है। प्रणाम मुखिया जी, मैं भारी मुसीबत में आपके द्वार आया हूँ। बड़े भाई ने मुझे बेघर कर दिया है। मेरे पास न रहने को जगह है, न कोई जमा पूंजी। कृपया मुझे कोई काम और छोटा सा आसरा दे दीजिए। तो रमेश ने तुम्हें निकाल दिया। देखो माधव, मैं ठहरा सीधा साधा जमींदार। बिना फायदे के तो मैं अपने सगे भाई को भी पानी ना पूछूं। हाँ, मेरे अहाते के पीछे एक पुरानी जर्जर झोपड़ी खाली पड़ी है। मालिक, आपका बहुत उपकार होगा। मैं दिन रात आपके खेतों में मजदूरी करूंगा। रुक रुक, पूरी बात सुन। झोपड़ी मुफ्त में नहीं मिलेगी। उसका किराया 980 महीना होगा। और रही बात काम की, तो मेरे पास एक बंजर जमीन का टुकड़ा खाली पड़ा है। तुम उसमें खेती कर सकते हो, लेकिन उस जमीन का किराया 1000 रुपए महीना अलग से लगेगा। सेठ जी, अभी तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। फसल उगाने और उसे बेचने में कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। क्या आप 6 महीने बाद सारा किराया एक साथ नहीं ले सकते? 6 महीने की मोहलत? भाई, फिर तो ब्याज लगेगा। दोनों का कुल किराया 6 महीने का लगभग 12,000 रुपए बनता है। लेकिन अगर 6 महीने बाद दोगे तो गोल मोल मिलाकर तुम्हें पूरे 13,000 रुपए चुकाने होंगे। मंजूर हो तो बोलो, वरना रास्ता नापो। ठीक है मुखिया जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं दिन रात एक करके आपकी पाई पाई चुका दूंगा। माधव अपनी पत्नी और बेटी को लेकर मुखिया की उस टूटी फूटी झोपड़ी में आ गया। छत से पानी टपक रहा था, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था। अगले ही दिन से दोनों पति पत्नी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में जुट गए। सुनिए जी, सरकार की तरफ से जो मुफ्त राशन मिलता है, उससे हमारे अगले कुछ दिनों के खाने का इंतजाम हो जाएगा। आप हिम्मत मत हारिए, हम इस मिट्टी से सोना उगाएंगे। हाँ राधा, मैंने इस बार जल्दी तैयार होने वाली फसलें जैसे टमाटर, गोभी और हरी मिर्च के बीज बोए हैं। अगर 2 महीने में ये फसलें अच्छी हो गईं, तो हम मुखिया का कर्ज समय से पहले ही चुका देंगे। 2 महीने बीत गए। माधव और राधा की रात दिन की मेहनत रंग लाने लगी थी।
पूरे खेत में लाल लाल टमाटर और हरी भरी सब्जियां लहलहाने लगी थीं। सब्जियों की चमक देखकर माधव का परिवार अपनी सारी गरीबी भूलकर खुशियों के सपने देखने लगा था। लेकिन कुदरत के दिल में कुछ और ही मंजूर था। रात के करीब 2 बजे थे। झोपड़ी के बाहर सन्नाटा था, लेकिन अचानक हवा की सरसराहट तेज हो गई और ऐसी आंधी आई जिसने माधव के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। राधा, राधा उठो, जरा बाहर देखो, हवा का रुख ठीक नहीं लग रहा। बादलों की आवाज बहुत भयानक है। हे भगवान, ये अचानक क्या हो गया? शाम को तो आसमान बिल्कुल साफ था, ये कैसी गड़गड़ाहट है? जैसे ही माधव और राधा झोपड़ी के दरवाजे पर आए, आसमान से पानी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थरों जैसे ओले गिरने लगे। ओले! राधा, बाहर ओले गिर रहे हैं। हमारी 2 महीने की मेहनत, हमारे टमाटर, हमारी गोभी सब बर्बाद हो जाएंगे। मुझे खेत पर जाना होगा। इतनी तेज आंधी में आप अकेले कैसे जाएंगे? रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हम खाली हाथ नहीं बैठ सकते। दोनों पति पत्नी मूसलाधार बारिश और गिरते हुए ओलों के बीच भागते हुए अपने खेत की तरफ दौड़े, लेकिन वहां का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। नहीं, ऐसा मत करो भगवान। मेरे छोटे छोटे पौधे टूट गए, सारे टमाटर जमीन पर गिरकर सड़ रहे हैं। मेरी बेटी का सपना, उसकी नई फ्रॉक, सब इस कीचड़ में मिल गया। जी उठिए, रोने से ये ओले नहीं रुकेंगे। वो जो पुरानी तिरपाल झोपड़ी में रखी है उसे लेकर आइए। हम कम से कम कुछ हिस्से को तो ढक सकते हैं। इस तूफानी समंदर के आगे इस छोटी सी तिरपाल की क्या औकात है राधा। कुदरत ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। सुबह की धूप खिली, लेकिन माधव के जीवन में केवल अंधेरा था। वो झोपड़ी के बाहर गुमसुम बैठा था। तभी दूर से मुखिया दीनानाथ अपने 2 लठैतों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। अरे ओ माधव, सुना है रात की बारिश ने तेरे खेत का कचरा कर दिया। मुखिया जी, मैं बर्बाद हो गया। रात के ओलों ने मेरी सारी फसल नष्ट कर दी। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं बची। मुझ पर रहम कीजिए मालिक। रहम? अरे माधव, ये जमींदारी का धंधा है, कोई अनाथ आश्रम नहीं। फसल मरे या जिए, मुझे मेरे पैसे वक्त पर चाहिए। 4 महीने बचे हैं तेरे पास। पूरे 13,000 रुपए गिनकर रखने होंगे, वरना झोपड़ी से भी लात मारकर बाहर निकाल दूंगा। मालिक, 4 महीने में मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मुझे कोई मजदूरी भी नहीं देगा। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, कोई हुनर नहीं है मेरे पास। वो सोचना मेरा काम नहीं है। चोरी कर, भीख मांग या खुद को बेच, मुझे मेरा किराया और ब्याज चाहिए। याद रखना, 4 महीने बाद मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। मुखिया के जाने के बाद माधव झोपड़ी के कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। राधा, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा। मैं तुम दोनों को भूखा मरते नहीं देख सकता। मेरा भाई सही कहता था, मैं किसी काम का नहीं हूँ। दोबारा अपने मुंह से ये बात मत निकालिएगा। मरते वो कायर है जो लड़ना नहीं जानते। अगर फसल बर्बाद हुई है तो हमारे हाथ तो सलामत है। मैंने जिंदगी भर सिर्फ राशन के बोरे उठाए हैं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। राधा कुछ देर सोचती रही। सुनिए जी, जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी गांव के बड़े जमींदारों के यहाँ शादियों में खाना पकाने का काम करते थे। मैंने उनसे मसालों का ऐसा जादू सीखा है जो इस पूरे इलाके में किसी को नहीं आता। मसालों का जादू? तुम कहना क्या चाहती हो राधा? इस बारिश और ठंडे मौसम में लोग शाकाहारी सब्जियों से ऊब चुके हैं। हमारे गांव और पास के हाईवे पर जो ट्रक ड्राइवर और मजदूर निकलते हैं, उन्हें गर्मा गर्म, तीखा और लजीज खाना चाहिए। क्यों न हम चिकन कढ़ी और चावल का ढाबा खोले? क्या चिकन कढ़ी? राधा, चिकन बनाने के लिए बर्तन, चूल्हा, राशन और सबसे जरूरी चिकन खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। ये देखिए, इसमें मैंने अपनी शादी के बाद से एक आना जोड़कर बचाया था। इसमें लगभग 500 रुपए हैं। इससे हम बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन एक छोटे से ठेले से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है राधा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं कल सुबह ही मंडी जाऊंगा। अगली ही सुबह माधव अपनी निराशा को पीछे छोड़कर राधा की गुल्लक के पैसों के साथ मंडी पहुंचा। उसने कबार वाले से एक पुरानी ठेला गाड़ी किराए पर ली। राधा ने घर के पुराने पीतल के बर्तनों को चमकाया
और अपने पिता के पुराने नुस्खे के अनुसार खड़े मसालों को ओखली में कूटकर एक गुप्त मसाला तैयार किया। राधा, ठेला तो तैयार हो गया है। चौराहे पर पीपल के पेड़ के नीचे मैंने जगह भी देख ली है, लेकिन डर लग रहा है अगर लोगों को स्वाद पसंद नहीं आया तो। आप स्वाद की चिंता मत कीजिए, बस दिल साफ रखिए। जब इस कढ़ी में मेरे बाबूजी के सिखाए जादुई मसाले पड़ेंगे तो लोग खिंचे चले आएंगे। दोपहर के 1 बज चुके थे। रिमझिम बारिश हो रही थी। माधव और राधा ने गांव के मुख्य चौराहे पर अपना ठेला खड़ा किया। पतीले का ढक्कन जैसे ही खुला, शुद्ध सरसों के तेल, भुने हुए प्याज और खड़े मसालों से बनी गाढ़ी लाल चिकन करी की खुशबू हवा में तैरने लगी। आइए भाई साहब, गर्मा गर्म चिकन कड़ी और बासमती चावल, घर जैसा स्वाद। ऐसे नहीं जी, जरा आवाज में दम लाइए। आइए भाइयों, इस ठंडे मौसम में अपनी आत्मा को तृप्त कीजिए। गर्मा गर्म मसालेदार चिकन कढ़ी और चावल की थाली। हाफ प्लेट सिर्फ 40 रुपए और फुल प्लेट सिर्फ 60 रुपए। अरे भाई, बड़ी लाजवाब महक आ रही है। इस बारिश में पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या भाव बताया? बाबूजी, हाफ प्लेट 40 रुपए की है और फुल प्लेट 60 रुपए की। अगर आप फुल प्लेट लेंगे तो कड़ी में चिकन के 2 बड़े लेग पीस और असीमित चावल मिलेंगे। 40 रुपए में आधा पेट भरेगा। उससे अच्छा 20 रुपए और मिलाकर 60 रुपए की फुल प्लेट ही खा लेता हूँ। लाओ भाई, एक फुल प्लेट लगाओ, जरा देखें तो क्या जादू है इस कड़ी में। ग्राहक ने जैसे ही पहली बाइट मुंह में डाली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आहा भाई साहब, मजा आ गया। ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े ढाबों और होटलों में भी नहीं मिलता। कढ़ी का मसाला अंदर तक उतरा है और चिकन मक्खन की तरह टूट रहा है। सुनिए, 2 फुल प्लेट मेरे लिए पैक भी कर दीजिए, मैं अपने उस्ताद के लिए ले जाऊंगा। जी बाबूजी, अभी पैक करता हूँ। देखते ही देखते हाईवे से गुजरने वाले और गांव के लोग खुशबू के पीछे पीछे ठेले पर जमा होने लगे। दोपहर की बनी पूरी हांडी शाम होने से पहले ही साफ हो गई। उसी समय रमेश अपनी राशन की दुकान बंद करके वहां से गुजर रहा था। ये इस भिखारी माधव के ठेले पर इतनी भीड़ क्यों है? लोग पागलों की तरह क्या खा रहे हैं? चिकन करी? ये सीधा साधा दिखने वाला लड़का तो बड़ा चालाक निकला। देख रहे हो जी, जिसे हमने घर से निकाला था वो अब मजे से पैसे छाप रहा है। अगर इसका धंधा ऐसे ही चल पड़ा तो ये हमसे भी आगे निकल जाएगा। कुछ करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो कमला, इस गांव में रमेश की मर्जी के बिना कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। अभी मुखिया का कर्ज भी तो इसके सिर पर है। मैं देखता हूँ ये कब तक अपनी दुकान चलाता है। रात के 9 बज चुके थे। ठेले का सारा सामान बिक चुका था। माधव, राधा और मीना अपनी झोपड़ी में दिए की रोशनी में बैठे थे। माधव के सामने नोटों और सिक्कों का एक छोटा सा ढेर लगा था। 400, 500, 800, 1000। राधा, ये तो पूरे 16,650 रुपए हैं। हमारी पहली ही दिन की कमाई। ये सब उस परमेश्वर की कृपा है जी। हमारी मेहनत खाली नहीं गई। इसमें से लागत के 600 रुपए अलग हटा दीजिए, फिर भी हमें एक ही दिन में 1050 रुपए का मुनाफा हुआ है। अभी परिवार इस खुशी को मना ही रहा था कि झोपड़ी के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बाहर मुखिया दीनानाथ अपने लठैतों के साथ खड़ा था और उसके ठीक पीछे रमेश भी छुपा हुआ था। प्रणाम मुखिया जी, इतनी रात को आप यहाँ? सुना है माधव, तुम्हारी बीवी के हाथों में कोई जादुई हुनर है। पूरे गांव में तुम्हारी चिकन करी के चर्चे हो रहे हैं। बहुत पैसा कमा रहे हो पहले ही दिन से। मालिक, बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो रहा है। आपका कर्ज चुकाने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। देखो माधव, बात ऐसी है कि जिस चौराहे पर तुमने अपना ठेला लगाया है वो जमीन भी मेरी ही सरहद में आती है। वहाँ दुकान लगाने का बाजार टैक्स अलग से लगेगा। मुखिया जी, जब हमारा सौदा हुआ था तब आपने सिर्फ झोपड़ी और बंजर खेत के किराए की बात की थी। अब ये नया टैक्स कहाँ से आ गया? जबान संभाल कर बात कर औरत। नियम तो मेरे हिसाब से बदलेंगे। अगर वहाँ ठेला चलाना है तो हर महीने 1500 रुपए का नजराना अलग से देना होगा, वरना कल सुबह तुम्हारा ठेला चौराहे पर नहीं बल्कि गांव के गंदे नाले में मिले। चलो रे भाइयों।
अगले दिन माधव ने वैसा ही किया। उसने मुखिया को 1500 रुपए दिए और चालाकी से एक रसीद लिखवा ली। राधा की चिकन करी का जादू अब सिर्फ उस गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि पास के शहर के लोग भी रविवार को खास तौर पर वहां खाना खाने आने लगे थे। उफ, ये तीखापन और ये मसालों का संतुलन। भाई साहब, मैंने शहर के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में चिकन खाया है, लेकिन इस नीले तिरपाल के नीचे जो स्वाद है वो 5 स्टार होटल में भी नहीं है। आखिरकार 6 महीने की वो मियाद पूरी हो गई, जिसका मुखिया दीनानाथ बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मुखिया अपनी हवेली के बरामदे में बैठकर रमेश के साथ चाय पी रहा था और दोनों माधव की बर्बादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। मुखिया जी, आज तो 6 महीने पूरे हो गए। मुझे पूरा यकीन है कि उस कंगाल माधव के पास 13,000 रुपए तो क्या 13 रुपए भी नहीं होंगे। आज उसकी झोपड़ी और ठेला दोनों अपने कब्जे में ले लीजिए। तुम फिक्र मत करो रमेश, कानून और लठैत दोनों मेरी जेब में है। आज माधव को इस गांव से लात मारकर बाहर निकाल दूंगा। तभी हवेली के गेट से माधव बहुत ही साफ सुथरे कुर्ते पायजामे में दाखिल होता है। प्रणाम मुखिया जी, आज आपके कर्ज की आखिरी तारीख है। मैं अपना हिसाब चुकता करने आया हूँ। अरे आओ माधव आओ। तो क्या विचार है, झोपड़ी खाली कर रहे हो या मेरे खेतों में बंधुआ मजदूर बनोगे? ना तो झोपड़ी खाली होगी मालिक, और ना ही मैं मजदूर बनूंगा। ये लीजिए आपके पूरे 13,000 रुपए कर्ज के, और ये ऊपर से 1500 रुपए आपके इस महीने के बाजार टैक्स के। पूरा हिसाब कर लीजिए, एक पाई भी कम हो तो बताइए। क्या इतने सारे पैसे? माधव, तूने कहीं डाका तो नहीं डाला? एक ठेले से कोई 6 महीने में इतना कैसे कमा सकता है? ये डाके के पैसे नहीं है रमेश भैया, ये मेरी बीवी के हाथों के हुनर, मेरी दिन रात की ईमानदारी और चिकन करी के स्वाद की कमाई है। मुखिया जी, मेरा हिसाब पूरा हुआ। अब अपनी रसीद पर साइन कीजिए और आज के बाद हमारे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिएगा। सीख, मुश्किल समय हमेशा स्थायी नहीं होता। जो इंसान मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत नहीं छोड़ता, वो एक दिन अपनी किस्मत खुद बदल देता है। लालच रिश्तों को तोड़ता है, जबकि प्रेम और विश्वास जीवन को सफल बनाते हैं।